इसमें से हार्डली क्वेश्चन आता ही नहीं वैसे तो, और आया तो भी एकदम इजी, खाली पता होना चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं। तो अभी जॉब वर्क मतलब कि हम लोग अपने गुड्स को किसी पर्सन को भेजते हैं उसके ऊपर काम करने के। जॉब वर्क का एक डेफिनेशन है प्रॉपर, वो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग समझेंगे। जॉब वर्क मीन्स एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस undertaken by a person on goods belonging to another person। अभी देखो, हम लोग अपना कार को रिपेयरिंग के लिए भी देते हैं, तो क्या रिपेयरिंग इज ए जॉब वर्क? गुड्स के ऊपर ही काम कर रहा है ना वो, तो गुड्स के ऊपर ही तो काम कर रहा है वो। मैं बेच दूंगा, कार को रिपेयरिंग करवा के बेच। देखो यहाँ पर क्या लिखा है आगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और जॉब वर्किंग में क्या फर्क है वो मैं लिखा है। अभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस क्या करता है, जो फंक्शनलिटी चला गया था उसको रिस्टोर कर देता है, लेकिन जॉब वर्किंग क्या करता है, नया फंक्शनलिटी को ऐड करता है। समझ में आएगा जॉब वर्किंग और रिपेयर में क्या फर्क है? तो रिपेयर में क्या था, जो खराब हुआ उसी पार्ट को लोग ठीक करेंगे, एंड जॉब वर्क में क्या करेंगे, नया ऐड करेंगे, उसके अंदर नया कुछ फंक्शनलिटी ऐड करेंगे। वो डिफरेंस है जॉब वर्क में। ये डेफिनेशन पे आता है, जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन के गुड्स के ऊपर काम कर रहा हूं, इट इज नॉट जॉब वर्क। इट कैन बी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। तो इंडस्ट्री में तो नॉर्मल डाउट आना ही चाहिए कि रजिस्टर्ड पर्सन की गुड्स पे काम कर रहे हो जॉब वर्क, और अनरजिस्टर्ड के गुड्स के ऊपर काम कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस नाम देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर मैं लिख कर रख रहा हूँ, गुड्स बिलोंगिंग टू, गुड्स बिलोंग्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, देन इट इज जॉब वर्क। अगर गुड्स बिलोंग्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, इट इज मैन्युफैक्चरिंग सर्विस। ऐसा दो। एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन, जॉब वर्किंग क्रिएट्स फंक्शनलिटी ऑफ आर्टिकल, मतलब नया फंक्शनलिटी ऐड करो, बट रिपेयर मेंटेनेंस रिस्टोर्स और इंप्रूव्स द एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, मतलब कि जो अभी है उसी को थोड़ा और अच्छा कर रही है। एज पर लिटरल reading of definition, we can understand that goods shall belong to registered principal only. However, job worker can add his own goods. एग्जाम्पल समझो, रेमंड ने शर्ट पीस भेजा जॉब वर्कर को, तो बटन जॉब वर्कर खुद का ऐड कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे की गुड्स के ऊपर ही काम करना है, वो क्या कर सकता है, खुद का भी कुछ गुड्स ऐड कर सकता है, करना होगा तो he can add his own goods। समझ आ रहा है, खुद का गुड्स भी ऐड कर सकता है। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जॉब वर्किंग के लिए हम लोग कुछ भेज रहे हैं, तो हम लोग को वो गुड्स टाइम लिमिट के अंदर रिटर्न आना चाहिए, ओके, वापस आना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि गुड्स गया और फिर आया ही नहीं। तो गुड्स भेजा हम लोगों ने तो बिना जीएसटी भरे भेजा। क्यों बिना जीएसटी भरे भेजा? हाँ, सप्लाई नहीं है, क्योंकि गुड्स खाली हम लोग भेज रहे, बेच नहीं रहे। ओके, भेज रहे तो फिर रिटर्न में आना चाहिए कुछ टाइम के अंदर। तो यहाँ पर टाइम लिमिट दिया हुआ, कितने टाइम में गुड्स को रिटर्न आना है अपने। तो सबसे पहला केस हम लोग इनपुट्स का बात कर रहे हैं। ओके, इनपुट्स का सेंट बाय प्रिंसिपल। सेंट बाय प्रिंसिपल मतलब कि जो पर्सन को काम करके चाहिए उसी ने भेजा। एंड सेकेंड है डायरेक्टली सेंट बाय सप्लायर ऑफ प्रिंसिपल, बिल टू शिप। मतलब कि मेरे को चाहिए काम करके, लेकिन मैं नहीं भेज रहा हूं, मैंने किसको बोला, मेरे सप्लायर को कि एक काम करो, आप मेरे को मत भेजो जॉब वर्किंग के लिए, मतलब मेरे को मत भेजो ये गुड्स, हाँ उधर जाके डिलीवर कर दो, इनवॉइस मुझे दे दो, मैं पे कर दूंगा। समझ में आया ट्रांजेक्शन? वापस रिपीट करो, देखो अगर मैं रेमंड हूं, ओके, मैंने जॉब वर्किंग को दिया, तो ये फर्स्ट केस डायरेक्ट सेंट बाय प्रिंसिपल।
लेकिन रेमंड खरीद रहा है पर डिलीवरी कोई और कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली सेंट बाय सप्लायर ऑफ प्रिंसिपल। मेरा सप्लायर डायरेक्टली किसको दे रहा है? जॉब वर्कर। तो दो बाइफर्केशन समझ में आ रहा है क्या? इसके अंदर बाद में जाएंगे। दो बाइफर्केशन क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या लिखा है? सेंट बाय प्रिंसिपल। अगर मैंने भेजा है डायरेक्टली तो कितने टाइम में वापस आना चाहिए? 1 साल के अंदर वापस आना चाहिए। नहीं आया तो और 1 साल का एक्सटेंशन। ओके, फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द रेट ऑफ सेंड आउट, मतलब जब से भेजा तब से। उसके बाद अगर डायरेक्टली उसको मिला था तो फिर जब उसको मिला था उधर से 1 ईयर प्लस 1 ईयर ही से, लेकिन फ्रॉम कौन सा डेट है? रिसीव्ड बाय जॉब। दोनों डेट में फर्क है। एक डेट में मेरे भेजने के डेट से 1 साल और दूसरे केस में उसको मिलने से 1 साल। तो 1 + 1 दोनों में सेम है, लेकिन स्टार्टिंग डेट अलग है। एक में सेंट आउट से 1 साल है और एक में क्या? हाँ, उसको मिलने से 1 साल है। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स सेंट बाय प्रिंसिपल, तो मशीन वगैरह भेजा काम करने, तो काम करने ज्यादा टाइम लगेगा ना मशीन वगैरह में। हम लोगों ने मशीन के लिए ज्यादा टाइम रखा है 3 + 2 दोनों में, लेकिन फ्रॉम सेंट आउट एंड फ्रॉम रिसीव एक 1 + 1 है और एक 3। रुपया लोगे और रुपया लो, और क्या बोलो? हाँ तो 200 रुपये 1 घंटा रुका के रखा है गाड़ी उधर से। मैं जीपे करता हूँ। नंबर पे बोला 1 घंटा हो गया, अभी आप बता रहे हो। प्लीज मेरे को जल्दी काम। हाँ सुनो, तो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ, 1 साल में नहीं आया तो सप्लाई मान लेंगे। 1 साल में नहीं आया तो सप्लाई मान लेंगे, वो इधर वाला। दिया टेस्ट दिया पेपर पीडीएफ कैसे लिखा? हाँ, तो 1 साल में रिटर्न आना चाहिए। फ्रॉम अगर 1 साल में रिटर्न नहीं आया तो सप्लाई मांगेंगे। सप्लाई मांगेंगे उस दिन पे जिस दिन तो उसको मिला था, और फिर हम लोग को इंटरेस्ट के साथ जीएसटी भरना है। 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, नहीं आईटीसी रिवर्स नहीं करना है, टैक्स भरना है। आईटीसी रहेगा तो उससे भरो, लेकिन इंटरेस्ट तो पूरे साल का आएगा। 1 साल में गुड्स नहीं आया तो पूरा साल का इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, समझो किसी पर्सन को जॉब वर्कर की जगह से ही सेल करना है। तो समझो रेमंड ने क्या किया, शर्ट पीस भेजा, उसको बोला शर्ट बनाओ एकदम प्रॉपर, और बाद में रेमंड ने बोल दिया कि उधर से ही शर्ट को सेल कर दो। सेल लगा तो स्टॉक सेल, ओके, फैक्ट्री प्राइस सेल बोलते ना उसको कुछ।
स्टॉक क्लियरेंस, ओके, ईयर एंड सेल, तो ऐसा करके एक सेल लगा दो उधर और सब लोग उधर आके लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉब वर्कर के जगह से प्रिंसिपल अपना गुड सेल कर रहा है। तो वो ऐसा तभी कर सकता है जब वो जॉब वर्कर या तो पहले से रजिस्टर हो, या तो प्रिंसिपल को क्या करना पड़ेगा, जॉब वर्कर के प्लेस ऑफ बिजनेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस ऐड करना पड़ेगा। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ा। तो इधर वही लिखो, a registered person may supply goods directly from registered job workers place of business। तो मतलब कि ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल, तो ये प्रिंसिपल क्या करेगा, डायरेक्टली जॉब वर्कर, रजिस्टर्ड जॉब वर्कर के जगह से बेच। ओके, हाउएवर इफ जॉब वर्कर इज अनरजिस्टर्ड, प्रिंसिपल शैल ऐड हिज प्लेस ऑफ बिजनेस एज एडिशनल प्लेस ऑफ। और अगर एक्सपोर्ट करना होगा तो एलयूटी लगेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एलयूटी जॉब वर्कर ने बनाया, प्रिंसिपल बनाया, प्रिंसिपल का ऑप्शन। बिल तो प्रिंसिपल का, इनवॉइस तो प्रिंसिपल के नाम से इस पे, क्योंकि प्रिंसिपल के टर्नओवर में ऐड होता नहीं, प्रिंसिपल का सेल, क्योंकि ओनरशिप अब तक गया ही है ना जॉब वर्कर को। तो जॉब वर्कर ने तो खाली गुड्स लिया है उससे ताकि वो काम कर पाए, खरीद नहीं लिया। उसके बाद ईवे बिल के चैप्टर में हम लोगों ने एक पढ़ा था, मैंडेटरी ईवे बिल, दो केसेस में। ईवे बिल में देखा ना, कंसाइनमेंट वैल्यू वाला, ओके, 50,000 के ऊपर रहेगा तो नॉर्मली बनाना पड़ता है, लेकिन दो केसेस में बिना कंसाइनमेंट वैल्यू चेक करे बनाना पड़ता है। कौन सा दो केसेस का, एक हैंडीक्राफ्ट गुड्स और एक जॉब वर्क। पर जॉब वर्किंग में ईवे बिल मैंडेटरी है। व्हेन द गुड्स आर सेंट बाय प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर, ईवे बिल इज मैंडेटरी इररिस्पेक्टिव ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू। प्रिंसिपल जॉब वर्कर के जगह पे उस जॉब वर्कर को क्या कर देगा, एक बिल बुक दे देगा खुद के नाम का, तो बोलेगा इसी बिल पे भरो और बाद में मेरे को एक साथ भेज दो, कार्बन कॉपी लगा के बिल बनाएगा। तो ये ऐसा कर सकते। अनरजिस्टर्ड रहेगा तो एज एडिशनल प्लेस ऐड करो और फिर करो। क्लियर। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट और स्क्रैप। जॉब वर्किंग के लिए मैंने गुड्स भेजा, ओके, वहां पर काम चालू है और उधर कुछ स्क्रैप निकला, मतलब जो कपड़ा लोगों ने उसको दिया हुआ है शर्ट पीस बनाने को, तो शर्ट पीस बनाने को दिया है तो हो सकता है कि उसमें कुछ वेस्टेज वगैरह हो, तो वेस्टेज का ट्रीटमेंट क्या होगा वो इधर लिखा है। Any waste and scrap generated during the job working may be supplied by job worker directly from his place of business on payment of tax. Okay, if he is registered, मतलब कि वेस्ट के ऊपर जीएसटी कौन भरेगा, जॉब वर्कर। लेकिन अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड रहा, ओके, और जॉब वर्कर बेच रहा है स्क्रैप को, तो यहाँ पर प्रिंसिपल जीएसटी बने। तो जो स्क्रैप निकला है ना, तो स्क्रैप कौन बेच रहा है वो देखना आपने। अगर जॉब वर्कर बेच रहा है और वो खुद रजिस्टर्ड ही है तो वही जीएसटी बनेगा। अगर वो अनरजिस्टर्ड रहा तो फिर कौन बनेगा। टाइम लिमिट टू फाइल ITC 04, एक डॉक्यूमेंट रहता है, एक रिटर्न जैसा कुछ रहता है, ये भरना पड़ता है। जॉब वर्किंग के लिए अगर हम लोग कुछ गुड्स भेज रहे हैं या फिर हम लोग कुछ गुड्स वापस लेके आ रहे हैं तो एक फॉर्म भरना पड़ता है हम लोग को। 6-6 महीने का टेन्योर रहता है इसका, फ्रीक्वेंसी, एंड कुछ कुछ केस में 1 साल यहाँ पर पड़े। अगर हम लोग का पिछले साल का टर्नओवर, हम लोग का मतलब प्रिंसिपल का, जॉब वर्कर का, तो एग्रीगेट टर्नओवर किसका चेक करेंगे हम लोग, हाँ, प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर चेक करें। अगर प्रिंसिपल का एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर था पिछले साल में, तो उस केस में उसको हर हाफ ईयर में 25th ऑफ मंथ तक करना पड़ेगा, 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ, हर हाफ ईयर,
मतलब अप्रैल टू सितंबर, 25 अक्टूबर, अक्टूबर टू मार्च, 25 अप्रैल, इस तरीके से 25 को करना पड़ता है। और जिसका टर्नओवर कम है, गवर्नमेंट बोलते हैं आप पूरा साल का एक ही करो, तो पूरे साल का एक ITC 04, ऐसा समझ। अभी देखो, अभी ना यहाँ पर गुड्स का मूवमेंट कैसे होता है जॉब वर्कर, प्रिंसिपल और कस्टमर के बीच में, वो यहाँ पर डायग्राम से बनाया। तो खाली तुम लोग देखो, ये इजी है, मैं तुम लोग को सोचना है डॉक्यूमेंट बनेगा। अगर सप्लायर जो है, मतलब मेरा सप्लायर, मैं रेमंड हूँ, मेरा सप्लायर मुझे कुछ गुड्स भेज रहा है, तो क्या डॉक्यूमेंट में भेजेगा? टैक्स इनवॉइस, क्लियर है क्या? भाई मैं क्या कर रहा हूँ, जॉब वर्कर को भेज रहा हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट में भेजूंगा? डिलीवरी, उससे वापस मंगवा रहा हूँ तो ओके, सेम डिलीवरी चलान चलता है। ओके, सेम डिलीवरी चलान रहेगा, प्रोवाइडेड क्वांटिटी सेम। अगर 100 क्वांटिटी भेजा और 100 ही रिटर्न आ रहा है, तो सेम डिलीवरी चलान में वापस आएगा। और रिटर्न आने के बाद क्या हो रहा है, मैं भेज रहा हूँ रिसिपेंट को, तो टैक्स इनवॉइस, क्लियर है का पहला बात। दूसरा कुछ से बता पाओगे? देखो, अभी सप्लायर जो है उसने क्या किया, बेचा मेरे को ये गुड्स, लेकिन भेजा है जॉब वर्कर, तो वो सप्लायर क्या डॉक्यूमेंट बनाएगा? देखो क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो। मेरा सप्लायर है, मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा सप्लायर है, उसने गुड्स मुझको ही बेचा है, लेकिन भेजा जॉब वर्कर। हाँ, बिल टू शिप टू का जो डिटेल्स है वो डालने का है। ओके, बिल टू प्रिंसिपल, शिप टू जॉब वर्कर, समझाइए। 1A क्लियर है क्या? ओके, अभी जॉब वर्कर क्या करेगा, मेरे को गुड्स भेजेगा वापस, और फिर मैं रिसिपेंट को बेचूंगा। देखो, जो मेरे को रिटर्न आएगा तो डिलीवरी चला, फिर मैं आगे बेचूंगा तो टैक्स इनवॉइस। तीसरा, प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को बेचा, फिर तो डिलीवरी चलान के अंदर जाएगा। देखो, डिलीवरी चलान जितने जितने बोल रहे हो ना जॉब वर्कर को बेचने के टाइम, उधर ईवी बिल भी मैंडेटरी है, तो साथ में चलेगा। उसके बाद जॉब वर्कर जो है वो क्या करेगा, रिसिपेंट को बेचेगा डायरेक्टली, तो क्या डॉक्यूमेंट? कंसाइनमेंट। जॉब वर्कर को भेजने के टाइम और रिटर्न के टाइम अपने को रिटर्न आ रहा है, तो जॉब वर्कर अगर आगे बेच रहा है तो उसमें 51 का लिमिट चेक। हाँ, जॉब वर्कर रिसिपेंट को बेच रहा है, तो अभी कंसाइनमेंट में चेक नहीं कर देखना। हाँ, इसमें जॉब वर्कर रिसिपेंट को बेच रहा है, बोलो क्या डॉक्यूमेंट आना चाहिए? टैक्स इनवॉइस, लेकिन वो प्रिंसिपल के नाम का होगा, क्योंकि ये सेल तो प्रिंसिपल का है ना, समझ में आ रहा है क्या? आगे केस नंबर 4, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर and then sent to principal or sold from place of business of job worker। देखो, प्रिंसिपल क्या कर रहा है, जॉब वर्कर 1 को भेज रहा है। ओके, मतलब कि डिलीवरी चलान प्लस ईवी बिल में भेजेगा। अभी जॉब वर्कर क्या करता है, खुद थोड़ा काम करता है, थोड़ा काम दूसरे से करवाता है। तो या तो थोड़े गुड्स पे खुद काम करता है, थोड़े गुड्स पे दूसरे को काम करवाता है, तो दो केस हो सकता है। 100 क्वांटिटी, अभी 100 क्वांटिटी के ऊपर समझो बटन लगाने का काम दूसरे को दे रहा हूँ। ओके, खुद ने शॉर्ट पीस बना दिया 100, अभी वो 100 के ऊपर बटन लगाने के लिए दूसरे को भेज दिया। या तो ऐसा हो सकता है कि खुद 50 पीस बना रहे हैं और 50 पीस पे बटन लगा रहे हैं और 50 दूसरे को भेज, दोनों पॉसिबल। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलता है, जॉब वर्कर 1 ने अगर समझो 100 पे काम किया और वही 100 भेज दिया आगे, और फिर उधर से वो 100 डायरेक्टली बोलते हैं प्रिंसिपल को दे दो, बटन लग के दे दो, तो यहाँ पर जो डिलीवरी चलान में जॉब वर्कर 1 को गुड्स आया था, वही डिलीवरी चलान में जॉब वर्कर 2 को भी गुड्स आएगा।
तो भी सेम डिलीवरी चला। हाँ तो भी सेम, लेकिन अगर क्वांटिटी अलग हो गया तो उस केस में नया डिलीवरी चला बनेगा। जब क्वांटिटी सेम था इसका मतलब क्या हुआ, अगर समझो इधर भी 100 क्वांटिटी गया था और जॉब वर्कर 1 ने भी 100 क्वांटिटी भेजा आगे, ओके, तो इस केस में 100 और 100 है, तो फिर सेम डिलीवरी चलाने के अंदर जा सकते हैं। और अगर समझो इधर 100 आया, 50 पे इसने खुद ने काम किया और 50 आगे भेजा, तो इस केस में दो डिलीवरी चला अलग हो जाएगा। हाँ, इसमें क्या प्रिंसिपल जो जॉब वर्कर को भेजेगा तो डिलीवरी चलान के अंदर भेजेगा प्लस 1। फिर जॉब वर्कर जो है वो रिसिपेंट को भेज रहा है, तो ये सेल किसका माना जाएगा, प्रिंसिपल का। तो जॉब वर्कर विल इशू इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल टू, और अगर एक्सपोर्ट करना होगा तो एलयूटी कौन बनाएगा, प्रिंसिपल बनाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट किसका माना जाएगा, प्रिंसिपल। ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं। तो जॉब वर्किंग ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अभी सुनो, मिसलेनियस प्रोविजन से प्रैक्टिकली ऐसा अलाउड नहीं करते हो लोग, लेकिन अगर आपका काम हो गया तो उसको निकाल भी दो, डिलीट भी कर, तो फिर वो टेक्निकल इशू। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन में तो बहुत इशू है। अभी समझो कि ये जगह तो चलो मेंसा का ओन्ड जगह है, अगर ये रेंटेड जगह होता तो ये बिल्डर जो है ना, बिल्डर उसको ये वाले प्लेस का नंबर लेना पड़ता, और मेंसा को भी यही प्लेस का नंबर लेना है, तो उन लोग का भी लेक्चर इधर से हो रहा है, नहीं देते हो, नहीं देते तो वन रजिस्टर रखते हैं। मेरा एक क्लाइंट है, उसका जीएसटी नंबर ही नहीं है जगह का, तो अभी डिस्प्यूट है, अभी भी डिस्प्यूट है, अभी क्या कर सोल्यूशन नहीं। नहीं उसको आईटीसी हमें जी, हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो बोलो, किसको, जॉब वर्कर को, प्रिंसिपल को मिलेगा, खरीदा प्रिंसिपल है ना गुड्स को। हाँ, और अभी खाली डिलीवरी किधर हो है, जॉब वर्कर, तो आईटीसी प्रिंसिपल को मिलेगा। हाँ, तो इसीलिए तो प्रिंसिपल को मिलेगा, प्रिंसिपल को आईटीसी। सप्लायर ने मेरे को बेचा गुड्स, हाँ बस वही पूछा, जो आगे भेजा, जो अगर सप्लाई मान रहे हो तो जॉब वर्क नहीं देखो उसमें कैसे हम लोग को आईटीसी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा, तो इसका आईटीसी किधर भी नहीं गया, क्योंकि एक्चुअल में सेल तो हुआ ही नहीं ना किसी को, खाली ड्यू सप्लाई हो, खाली जीएसटी भरना है, आईटीसी किसको नहीं मिले। बट खाली इतना है कि अगली बार जब वो गुड सेल होगा एक्चुअल में, तब जीएसटी नहीं भरना है, और तब हम लोग को B2B अमेंड करना पड़ेगा। देखो सर, फॉर एग्जाम्पल, हाँ अभी समझो 1 साल खत्म हो गया, तो डीम सप्लाई मानना पड़ेगा, मतलब कि प्रिंसिपल को जीएसटी भरना पड़ेगा पर दिन। आईटीसी फिलहाल किसी को नहीं मिला, मतलब वो B2C के टाइप में बताएगा, ओके B2C के टाइप में बताएगा वो, बरोबर। अब B2C के टाइप में बताया कब, 1 साल खत्म होने पे,
रजिस्टर्ड किसी को बेचा ही नहीं ना मैंने, तो फिर भी वो खरीद थोड़ी रहा है मेरे से, कंसिडरेशन दे ही नहीं रहा है। 180 दिन में क्या पे करेगा, एक पॉइंट था 180 दिन वाला, तो हम लोग को B2C में डाल के जीएसटी भर देने का, और बाद में जब ये गुड्स एक्चुअल में सेल होगा, हाँ तब हम लोग को B2C को अमेंड करके B2B में ऐड कर देना है। फिर हाँ सर, मिसलेनियस प्रोविजंस, हाँ बोलो, क्वांटिटी सेम होना चाहिए। वो फॉर्म चेंज किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम लोग क्या उसमें लिखते हैं कि ये गुड जा रहा है काम होने के लिए, अल्टीमेटली फॉर्म अलग होके आने वाला है। आप देखो डिलीवरी चलन का मेन पर्पस जो है ना वैल्यूएशन नहीं है, सभी गुड्स का आना जाना है, वो मेन काम है उसका, तो पर्टिकुलर अलग जगह तो चलेगा। ये गुड्स आया था, कनेक्शन डाल सकते हैं, क्लोज आया था और इतना बन के क्या है, मिसलेनियस प्रोविजंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं करना है। तो सबसे पहले रिप्यूटेबल प्रिजम्पशंस, मतलब कि आपके यहाँ पे अगर सर्च और सीजर हुआ तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके इधर मिलेगा, ओके, कोई भी पेपर कोई भी इसके ऊपर इनिशियल वगैरह रहेगा, वो सब आपका ही साइन माना जाए। इनकम टैक्स में भी ऐसा प्रोविजन होगा जाता है, तो जो भी डॉक्यूमेंट मिलता है, जो भी चीजें मिलती है, वो सब आपका ही है और आपका ही हैंडराइटिंग है, आपका ही साइन है, सब कुछ आपका ही। तो वेयर एनी डॉक्यूमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनी पर्सन और एनी डॉक्यूमेंट्स आर सीज्ड or document has been received from any place outside India, it shall be deemed that such person has signed, attested, executed the same. Further, anything written on the same is the handwriting of that person. तो उसी में लिखा है, उसके ऊपर जो भी लिखा। उसके बाद माइक्रोफिल्म्स और फैक्सिमिल कॉपी, मतलब कि फैक्स का मतलब, एंड कंप्यूटर प्रिंटआउट्स आर एडमिसिबल एज एन एविडेंस। मतलब अगर समझो डिपार्टमेंट में ऑफिसर बैठा है, हम लोगों ने उनको फोन किया, बोला कि फैक्स का नंबर दो आपका, और यहाँ से फैक्स किया, कभी किसने फैक्स में क्या रहता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रिंटिंग मशीन जैसा रहता है, तो उसमें क्या करने का, अपने को पेपर डालने का और सामने वाले का फैक्स नंबर डालने का, तो उसके उधर उसको बोलने का फैक्स मशीन ऑन करो आपका, वो मशीन ऑन करता है ना, अपन इधर से उसका नंबर डालते हैं, तो अपना जो पेपर है ओके वो ऐसा बाहर आएगा, उसके उधर भी वो पेपर प्रिंट आउट निकले, बोलते हैं फैक्स। उसको प्रिंट आउट मिल गया, पहले का टाइम है, वही तो पीडीएफ बेच के प्रिंट निकाल सकते हो, ओके, तो फैक्स तो एकदम मस्त है ना। पहले अपना टीडीएस का पेमेंट है था 2016 में, तो हम लोग क्या फैक्स ही बेचते थे बैंक में, ऑनलाइन था तभी लेकिन फैक्स भी चलता था, तो 2016 में सब फैक्स भेजना पड़ा बैंक को, 7 तारीख आएगा तो तुरंत बैंक को बोल देगा, बैंक फैक्स का इधर से भेज बैंक बता, तो उन लोग फिर तो ऑनलाइन, पर वो सब अभी आउटडेट हो गया, इतना अपग्रेड हो गया, सब पीडीएफ पे जो मेल पे व्हाट्सएप पे। ओके, तो ये जो माइक्रो फिल्म्स है, ओके, माइक्रो फिल्म्स सबकी जो कॉपी दे देता है, बेसिकली इसको ट्रेस कर सकते हैं, तो पेन ड्राइव में दिया आपको,
या तो फिर कोई जैसा इंक्रिप्टेड फॉर्म में दिया, ओके वो हो गया, या तो फैक्स हो गया, तो जो डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर प्रिंट आउट मतलब जेरोक्स प्रिंट आउट, ओके ये सब भी डॉक्यूमेंट एज ए एविडेंस ही ट्रीट कर। उसके बाद पब्लिशिंग नेम एंड पर्टिकुलर्स अंडर जीएसटी, तो मतलब कि कोई भी केस का जो नाम है, केस लॉ का नाम है, वो एक्ट में भी ये लोग लिख सकते हैं। एक्ट में लिखना तो नहीं चाहिए एक्चुअली, पर लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसा बोले अगर उनको जरूरी लगता है। हम लोग आईटीसी बहुत फ्रॉड किया इंडियन ने, उसके ऊपर ये पनिशमेंट डाला, तो इन लोगों ने नाम लिख दिया कि ये पर्सन केस में हमने इतना पेनल्टी लगाया, ताकि कोई भी पर्सन एक्ट पढ़ेगा तो क्या होगा, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएगा। If commissioner or any other officer authorized by him is of the opinion that it is necessary or expedient in public interest to publish the name of any person or any other particulars relating to proceedings or prosecution, it may cause to be published, तो उनका नाम दे सकते हैं। लेकिन कब नहीं देना है, जब अब तक अपील चालू है। ओके अपील खत्म तो होने तो पहले, ओके वो पर्सन हार गया ऐसा साबित होने तो उसके बाद लिख देना। ओके ऑलरेडी अगर केस चालू है तो फिर कैसे लिख सकते हैं, तो पॉइंट लिख। उसके बाद बोले नो प्रोसीडिंग इनवैलिड फॉर एनी मिस्टेक, मतलब अगर समझो डिपार्टमेंट से कुछ मिस्टेक हुआ, छोटा मोटा मिस्टेक हो, एग्जाम्पल टाइपोग्राफिकल एरर होगा, 1 करोड़ 80 लाख की जगह पे 1,80,000 लिख दिया, 0.00 दे देता, वो पॉइंट डाल दिया कॉमा की जगह। तो अभी इस वजह से क्या होगा, वो क्या बोलेगा मैंने 1,80,000 पे कर दी, तो क्या मेरा केस क्लोज, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर छोटा मोटा डिफेक्ट जो है प्रोसीडिंग्स में या फिर ऑर्डर बनाने में, वो सब माफ है, वो रेक्टिफाई लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट आता है कि लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ पेमेंट देना। नो असेसमेंट, रीअसेसमेंट, एडजुडिकेशन, रिव्यू, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, नोटिस, समन, मतलब सबके सब डॉक्यूमेंट और एनी अदर प्रोसीडिंग डन, एक्सेप्टेड, मेड, इशूड, इनिशिएटेड, परपोर्टेड अंडर दिस एक्ट शैल बी इनवैलिड। ओके तो यहाँ पर ना बेसिकली जो मैंने बोल्ड मारा ना इधर, ओके वो रीड करो। नो प्रोसीडिंग शैल बी इनवैलिड, खाली बोल्ड किया ना वो, ये बाकी पढ़ेंगे तो जो है वही भूल जाएंगे। यहाँ पर क्या बोल्ड किया देखो, नो प्रोसीडिंग्स शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय रीजन ऑफ एनी मिस्टेक, डिफेक्ट और ओमिशन। फॉर एग्जाम्पल ऑफिसर ने बोला कि आपके पास इनवॉइस नंबर 49 नहीं है, एग्जाम्पल ऐसा उसने लिस्ट बनाया क्या क्या इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं मिला, इनवॉइस नंबर 49, अभी नोटिस में लिखा था 49 और ऑर्डर में लिखते लिखते उसने 94 लिख दिया। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि 94 इनवॉइस तो हमारे अगेंस्ट था ही नहीं, तो इसका आईटीसी तो हम लोग लिख देंगे। ओके मतलब कि थोड़ा मिस्टेक हुआ ना वो चलेगा, ओके कुछ बड़ा मिस्टेक नहीं है, आईटीसी का चोरी किया हो तो चोरी है, तो आपका खाली टाइपोग्राफिकल एरर आपको आईटीसी दिला नहीं सकता। तो आईटीसी ओके आईटीसी आपको नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, 94 इनवॉइस की 49 वो गलती से हुआ मालूम पड़ रहा है, तो वो काम टाइम पे करते हैं, और अगर नहीं करते तो डेट एक्सटेंड करते। सबका डेट 31 अगस्त किया था ना, तो असेसमेंट प्रोसीजर का, क्योंकि बहुत लेट हो गया था ये लोग काम करते, लोग तो एक्चुअली में टाइम पे ही करते हैं सब काम, मैं देखा है हम टाइम डिले नहीं करते, नोटिस इशू करने में, ऑर्डर में उनका वो सिस्टम का रिमाइंडर रहता है कि ये क्लाइंट में नोटिस। Section 161. Any authority who has passed or issued a decision or order or notice or certificate or any other document may rectify any error which is apparent from the face of the record on its own motion or
where such error is brought to notice by any officer or any affected person within मतलब कोई भी एरर अगर apparent from face of the record है, मतलब कि नोटिस पे आपको देखते ही मालूम पड़ता है कि ये मिस्टेक हो गया, तो रेक्टिफाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो नोटिस का डेट गलती से 2025 का 2024 लिख दिया बाय मिस्टेक, तो होगा तो नहीं, लेकिन अगर समझो हो गया है तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। एक्चुअली में टाइम पे इशू हुआ है, सिस्टम पे दिख रहा है, लेकिन जो मैनुअली आता है अपने को उसके ऊपर समझो गलती से हम लोगों ने डेट 1 साल आगे पीछे हो गई, तो इसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते। नो रेक्टिफिकेशन शैल बी डन आफ्टर 6 months, क्योंकि 6 महीने के बाद रेक्टिफिकेशन पॉसिबल नहीं, लेकिन ये 6 महीने वाला टाइम लिमिट वो टाइपोग्राफिकल एरर के लिए नहीं है, मतलब टाइपोग्राफिकल एरर कैन बी रेक्टिफाइड इवन आफ्टर 6 months. The period of 6 months shall not apply in cases where rectification is in the nature of clerical or arithmetic error. तो उसने 2+2 22 कर दिया, ओके, 4 की जगह 2+2 उसने 22 कर दिया तो वो कभी भी रेक्टिफाई कर सकते। तो क्लेरिकल एरर रहेगा, ओके, अरिथमेटिक टोटलिंग मिस्टेक रहेगा, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक रहेगा, वो सब वो लोग कभी भी रेक्टिफाई कर सकते। अपन नहीं बताएंगे, अगर समझो अपने फेवर में तो अपन नहीं बताएंगे, तो इधर बोला है ऑफिसर बताएगा, देखो क्या लिखा है, और इट्स ओन मोशन और एरर इज ब्रॉट इनटू नोटिस बाय एनी ऑफिसर अफेक्टेड, मतलब सबऑर्डिनेट समझो चेक कर रहा है या सीनियर चेक कर रहा है, तो को समझा तो ठीक, और अगर अपने लिए एडवर्स होगा तो हम भी बता देंगे। उसके बाद एंटी प्रॉफिटिंग, तो अपने को मालूम एंटी प्रॉफिटिंग मतलब क्या होता है, हम लोग के प्रोडक्ट पे जीएसटी का रेट कम हो गया, ओके, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, सामने वाले को सेम एमआरपी पे ही बेचा, एमआरपी थोड़ा तो कम होना चाहिए, एमआरपी कम नहीं हुआ, सेम एमआरपी पे बेच दिया उसको, तो यहाँ पर जीएसटी का रेट का फायदा हम लोग को कंज्यूमर तक पहुंचाने का था। बेनिफिट हैज नॉट बीन पास्ड बाय वे ऑफ रिडक्शन ऑफ प्राइसेस, उसको बोलते हैं एंटी प्रॉफिट। एंटी प्रॉफिटिंग अगर हम लोग करते हैं तो उस केस में हम लोग को पेनल्टी भरना पड़ेगा। यहाँ पर करेगा एनी रिडक्शन इन टैक्स रेट और एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और बेनिफिट ऑफ आईटीसी शैल बी पास्ड ऑन। ओके, अगर हम लोगों ने एंटी प्रॉफिटिंग का अमाउंट जमा नहीं किया, ओके, 30 दिन के अंदर, ओके, 30 दिन के अंदर, तो पेनल्टी कितना लगेगा, देखो 10% ऑफ अमाउंट सो प्रॉफिट। ओके, जितना भी आपने चोरी किया उसका 10% पेनल्टी, और जितना चोरी किया वो भी जमा करना है, और उसके ऊपर 10% पेनल्टी भी जमा करना है। लेकिन अगर 30 दिन के अंदर अंदर जमा कर दिए तो फिर नो पेनल्टी, नो पेनल्टी शैल बी लेविड इफ प्रॉफिटेड अमाउंट इज डिपॉजिटेड विद इन 30 days। 30 दिन के अंदर अगर जमा कर दिया तो। उसके बाद ये वाला इररिलेवेंट है, तो इसमें क्या बोलते हैं, जीएसटी में ना एक रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर करके आता था। समझो कि एनुअल रिटर्न का डेट एक्सटेंड करना है, ऐसा एक्ट में नहीं लिखा था, एक्ट में लिखा नहीं है, पहले नहीं लिखा था कि एनुअल रिटर्न का डेट एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये लोग को अगर एक्सटेंड करना है तो ये लोग क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन दे नहीं सकते क्योंकि एक्ट में नहीं लिखा है। तो ऐसे केस में लोग क्या करते थे, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर पास करते थे, डेट एक्सटेंड, डेट एक्सटेंड करना है लेकिन नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं करेंगे, क्योंकि एक्ट में प्रोविजन होना चाहिए एक्सटेंड करने के लिए। एक्ट में प्रोविजन नहीं तो क्या करना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर जो है, ओके, ये जीएसटी आने के 5 साल तक आप वापस सकते, क्योंकि स्टार्टिंग है ना लॉ का, तो उसमें हो सकता है कुछ कुछ सेक्शन में एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन डालना भूल गए, प्रोविजन डालना भूल गए, लेकिन ये गलती 5 साल के बाद नहीं चलेगी। 5 साल के अंदर अंदर अगर गलती हो रहा है तो क्या, कैसे आप एक्सटेंड कर दो, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर में क्या कुछ भी चेंज कर दो,
लेकिन 5 साल होने के बाद आप लोग को एकदम परफेक्ट लॉ बनाना है। ओके, सर्कुलर इशू करो, नोटिफिकेशन दो, लेकिन रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नहीं देना। तो यहाँ पर वही एज पर सेक्शन 25, if any difficulty arises in giving effect to any provision, the government may, by general or special order published in official gazette, makes a provision not inconsistent with the provision of this act. तो मतलब कि लोग रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए, रिमूविंग द सेट डिफिकल्टी, तो लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बना सकते हैं। लेकिन प्रोवाइडेड नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर 5 years, पहले 5 साल तक ही आप लोग ऐसा ट्रायल वाला कर सकते हैं। हाँ, ये रह गया हम लोगों से, चलो रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। 5 साल के बाद यू हैव टू बी परफेक्ट। तो इसके क्वेश्चंस करते हैं।